हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप चाहे तो इसे टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हैं या फिर आप पूरे टेस्ट को देख सकते हैं, ताकि आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कि शासन का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये हम जानते हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही संघ का शासन चलता है, लेकिन शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। मीन्स कि राष्ट्रपति को जो जितनी भी शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति खुद उनका उपयोग नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री उनके द्वारा दी गई शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अर्थात ऐसा आप कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो पहला जो क्वेश्चन है, कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। और अगर 75 में भी पूछा जाएगा तो 75 के एक यानी क या फिर ए में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन है अगला कि प्रधानमंत्री के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और फिर अच्छे से पूरे ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि इसमें जो है सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं क्या है कि संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, यह सही है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है, यह भी ऑप्शन सही है। फिर कहता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जैसा कि अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री से संबंधित ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है अगला कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी कथन सत्य है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। ये भी तीनों ऑप्शन सही हैं। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेनाओं का अगर पूछा जाएगा कि मतलब कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सेना का भारतीय जितने भी सेना है, जल थल और वायु, इन सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि अगर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जनरली सामान्यतः तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का मुखिया होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री की। उनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी, ताशकंद में हुई थी। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है या नामित किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पढ़ के कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, जबकि आंसर ये होता है कि ये जो है लोकसभा मतलब राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, नामित नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। फिर एक क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे होगा कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक वह आसीन रह सकता है। कोई भी सदन मतलब किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी ही अगर कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे जो है 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता उन्हें मतलब कि होना ही होना है, ऐसा अनिवार्य है। और अगर वह इस निश्चित समय में अगर यह नहीं कर सकता तो वह व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू का। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो करीबन रहा था 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन तक। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आप इसे याद रख लीजिए कि सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 9 माह 12 दिन के लिए। और इसी में अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय तक जिनका कार्यकाल रहा वो किनका रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, मात्र 13 दिन का।
क्वेश्चन है अगला कि भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। तो उनका क्या अर्थ है? तो उनका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यह क्वेश्चन पहले भी दिया गया है, थोड़ा पूछने का तरीका इसमें अलग है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के बाद, यानी कि 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पे केवल एक सही है। क्या कहता है कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये हमारा सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है अपने पद धारण करेंगे, ये होगा इसका सही आंसर। और एक चीज जान लीजिए कि संघ के जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन है अगला कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूछा गया था कौन सी स्थिति सही नहीं है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद, तो यहाँ पे लिखा गया कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो ये कथन गलत है। बाकी इसके बाद क्या क्या स्थिति आएगी, तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये सही है। फिर वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यहाँ पे बताएगा वैकल्पिक व्यवस्था, तो वैकल्पिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र जो है नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगी, ये सभी सही है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कि निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान संशोधन 91, जो कि 2003 में हुआ था। और हाँ, इस 15% में ही प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, वहां से आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।